Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is organization structure। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनिंग के ढांचा क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि उसकी बिल्डिंग वगैरह कैसी होगी, हम उसके इंटरनल जॉब्स की डिवाइडेशन और ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाएगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सादा अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा जो होता है, इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट, रस्मी तरतीब होती है जॉब्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किस तरह से हमने जॉब्स को तरतीब देनी है। कि मीन जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजर्स के बारे में, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर और आफ्टर दैट वर्किंग लेबर्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरह से हमने जॉब्स को जो तरतीब देनी है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सादा अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक रस्मी तौर पे जो तरतीब दी जाती है जॉब्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। Organizational structure is a way or method by which organizational activities are divided, organized and coordinated. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, मतलब कि जो जॉब्स हैं, टास्क हैं, उनको डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं एंड उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके बीच में ताउन पैदा करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ वे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है तरीकाकार है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, उनको तरतीब देते हैं और उनके बीच में ताउन पैदा करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन created the structure to coordinate the activities of work, factor and control member performance। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती हैं स्ट्रक्चर ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें जो भी वर्क फैक्टर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं और कंट्रोल कर सकें मेंबर की कारकर्दगी को। ठीक है, कि कौन सी कारकर्दगी किसने करनी है, किस तरह से करनी है और कौन सी वर्क के फैक्टर्स के सरगर्मियां हैं जो हमने अदा करनी है, उनके बीच में ताउन पैदा किया जा सके। तो ये बेसिकली रीज़न होती है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाने की। आगे हमारे पास है व्हेन मैनेजर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रक्चर दे इंगेज इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। जब भी कोई मैनेजर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, सकाफत या स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन पैदा करता है, डिज़ाइन बनाता है। जैसे कि डिज़ाइन हमारे पास स्ट्रक्चर का नीचे बना हुआ है। डैट इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट 6 एलिमेंट। वो डिज़ाइन बनाने में, जो स्ट्रक्चर का हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके अंदर 6 एलिमेंट के बारे में फैसला करना होता है। ठीक है, विच वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। वो 6 एलिमेंट कौन से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूँ वैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के तरीक़ेकार हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इन एलिमेंट्स को लाजमी देखा जाता है। सैम्पल ऑफ स्ट्रक्चर गिवन बिलो, यहाँ पे और की जगह ऑफ है, जो स्ट्रक्चर का सैंपल है वो नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊंची पोस्ट पे या ऊंची जॉब पे, जो सबसे बड़ी जॉब है, वहाँ पे सीईओ की पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये एक उसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सीईओ के बाद 2 मैनेजर हमारे पास आ रहे हैं। एक मैनेजर प्रोडक्शन है, दूसरा मैनेजर मार्केटिंग है। ठीक है, ये हमारे पास 2 मैनेजर्स आ रहे हैं। नीचे फोरमैन है, मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, फैब्रिकेशन, और फोरमैन असेंबली, ऐसे लोग जो कि चीज़ें बनाते हैं और ऐसे लोग जो चीज़ों को असेंबल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि फोरमैन फैब्रिकेशन में हम कह सकते हैं कि आप एक गाड़ी बनाने की कंपनी है तो आप डोर बनाएंगे, विंडोज़ बनाएंगे, इंजन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, तो असेंबली वाली उन तमाम पार्ट्स को साथ में जोड़ेंगे। और नीचे हमारे पास वर्कर्स हैं पड़े जो कि काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे देखें मैनेजर मार्केटिंग के बीच में, तो सेल्स ऑफिसर हमारे पास 2 हैं पड़े। ठीक है, और नीचे उनके सेल पर्सन है। सेल ऑफिसर सेल पर्सन से काम करवाते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनानी है। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन वालों ने ऑटोमोबाइल बना ली, अब उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो सेल्स ऑफिसर के जिम्मे लगा दिया जाएगा और उनके नीचे सेल्स पर्सन होंगे जो कि डोर टू डोर जाके या आगे जाके काम करते हैं और प्रमोशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। ये बिल्कुल शॉर्ट सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये जस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग का है। अदरवाइज मैनेजर्स फाइनेंस के भी होते हैं,
आईटी के भी होते हैं, एचआर के भी होते हैं, तो पूरा एक ढांचा होता है। तो जस्ट समझने के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, आज के लेक्चर में बस हम यही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में देखेंगे वो 6 एलिमेंट कौन से हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने में डिसीजन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Elements of Organization Design। हम एलिमेंट्स देखेंगे, अनासिर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में। यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब प्लानिंग है, ठीक है, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे होंगे, मीन्स कि जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ढांचा बना रहे होंगे तो कौन से अनासिर हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Organization design is the process for shaping the way organization are structured and run. There are 6 elements involved which we are going to discuss. ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन जो है ये बेसिकली एक अमल का नाम है जिसमें हम शेप देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि उसका स्ट्रक्चर बन सके और हम उसको रन कर सकें। 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 अनासिर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। द नंबर 1 इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। डिवाइडिंग द वर्क एक्टिविटी इनटू सेपरेट जॉब टास्क, कि हम जितने भी काम की सरगर्मियां हैं उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टास्क के अंदर। जैसे कि एडम स्मिथ ने बहुत पहले कहा था 76 में अपनी बुक के अंदर वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कि हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ आना है। तो इसी तरह वर्क स्पेशलाइजेशन उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया था कि एडम स्मिथ ने कि लेबर की डिवीज़न कर देनी चाहिए, हर लेबर को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इसी तरह हम वर्क एक्टिविटीज़ जो हैं उनको डिफरेंट टास्क में हम डिवाइड कर देंगे कि ये काम ये शख्स करेगा, ये काम ये शख्स करेगा। जैसे कि हमें पता है मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करते हैं, अकाउंट्स वाले हिसाब किताब का काम करते हैं, इसी तरह आईटी वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं। तो हम काम को डिवाइड कर देंगे। एम्प्लॉय स्पेशलाइज इन डूइंग अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी rather than doing entire activity to increase output. इट आल्सो नॉन एज डिवीजन ऑफ लेबर। एम्प्लॉई जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं पार्ट ऑफ एक्टिविटी में, कि जो सरगर्मियां हैं उसके किसी एक पार्ट में, एक हिस्से में स्पेशलाइज करेंगे, मीन के वो काम सीखेंगे। रैदर दैन डूइंग इंटायर एक्टिविटी टू इंक्रीज आउटपुट, ना कि पूरी जो एक्टिविटी है वो खुद करेंगे कि आउटपुट इंक्रीज़ कर सकें, वो कुछ हिस्से की एक्टिविटी को स्पेशलाइज करेंगे और ताकि सब लोग अपना अपना काम माहिराना तरीके से अंजाम दे सकें। इट इज़ आल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। ये वही बात डिवीजन ऑफ लेबर भी इसको कहा जाता है, जो एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बात बहुत सालों पहले कही थी। तो हम वर्क स्पेशलाइजेशन इस अनासर को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर काम हर एम्प्लॉय को अपना अपना दिया हुआ है या एक ही शख्स सारा का सारा काम कर रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बनाते वक्त काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या होता है हम इसके बारे में देखते हैं। हाउ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इसका डिपार्टमेंटलाइजेशन, किस तरह जॉब्स को इकट्ठा किया जाता है एक ग्रुप के अंदर, हम इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो कि अपने अपने काम अंजाम दे रहे होते हैं, जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह अब जॉब्स को ग्रुप में लेके आना, इकट्ठा लेके आना, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाती है। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन एक्सेट्रा वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट वर्क इन देयर ओन फील्ड। जैसे वही बात है, दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशंस है, जो कि काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ईच डिपार्टमेंट वर्क इन देयर ऑन फील्ड, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी फील्ड में काम कर रहा होता है। सिमिलर ये वो यूनिवर्सिटी है डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी जो होगी उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे।
such as finance department work for finance, such as issue regarding your fee payment, employee service etc. जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो कि मसले हल करता है आपकी फ़ी के रिलेटेड, जो आपने फ़ी पे करनी होती है, एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देख रहा होता है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह HR डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स हायर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कितना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी बहुत डिपेंड करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा होती है, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी डिपार्टमेंटलाइजेशन उतनी ही कम होती है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है चेन ऑफ कमांड। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। The chain of command is a line of authority extending from upper organization level to the lower level. It helps employee with questions such as who do I report to, and who do I go if I have a problem. To understand chain of command, we have studied 3 other concepts. ऊपर पहले देख लेते हैं। द चेन ऑफ कमांड इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली अथॉरिटी की जो प्रॉपर लाइन होती है, बेसिकली जैसे कि हम स्ट्रक्चर कहते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर, के एक पूरी कमांड जो चेन ऑफ कमांड है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, किसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपर ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू लोअर लेवल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अपर लेवल से निचले दर्जे तक आ रही है, कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है और क्या क्या डिसीजन ले सकता है, ये चेन ऑफ कमांड कहलाती है। इट हेल्प एम्प्लॉय विद क्वेश्चन, ये एम्प्लॉय के इन सवालों का जवाब देती है, सच है, जैसे कि हु डू आई रिपोर्ट टू, किस एम्प्लॉय ने किसको रिपोर्ट करना है, किसको अपनी बात पहुंचानी है और किसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, एंड हु डू आई गो इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, और मुझे किसके पास जाना है अगर मुझे कोई इशू हो, ठीक है। एक शख्स के पास तमाम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं जाते, हर एम्प्लॉय के लिए एक एक सुपरवाइज़र या मैनेजर जो है वो रखा हुआ होता है जो उनके मसले हल कर रहा होता है, और उन सुपरवाइज़र के भी सुपरवाइज़र होते हैं जो उनके मसले हल कर रहे होते हैं। टू अंडरस्टैंड चेन ऑफ कमांड वी हैव टू स्टडी 3 अदर कॉन्सेप्ट। चेन ऑफ कमांड को स्टडी करने के लिए हमें 3 और तस्वुरात देखने पड़ेंगे। नंबर 1 अथॉरिटी, जिम्मेदारी, रेफर टू द राइट इन अ मैनेजेरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू। अब ये अथॉरिटी होती है जो रेफ़र करती है कि किस मैनेजेरियल पोजीशन के पास क्या हक़ है कि वो लोगों को कहे कि आपने ये काम करना है। अक्सर एम्प्लॉय नाराज़ हो जाते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है मुझे बताना, अगर वो लोग कहेंगे तो फिर मैं करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा। तो अथॉरिटी से जब तक आपको मैसेज ना आए या आपको कहा ना जाए, जो आपका अथॉरिटी पर्सन है जिस पोजीशन पे है, तब तक आप वो काम नहीं करते। तो ये राइट है मैनेजरियल पोजीशन का जो बताता है लोगों को कि आपने क्या काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय अज्यूम एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी, एम्प्लॉय जो है वो अज्यूम करते हैं ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, उन पे लाजमी है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉय शुड रिस्पॉन्ड टू वन अथॉरिटी, एम्प्लॉय को जो है वो एक अथॉरिटी को रिस्पॉन्स करना चाहिए जो उनको असाइन किया गया है, सबको ना करें। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में एक HOD होता है, ठीक है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, तो आपने अपना जो भी इशू है उस हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को बताना है, ना कि किसी और हेड को जाके बताना है, ना किसी और को बताना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय शुड रिस्पॉन्स टू वन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी को एम्प्लॉय को रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये हमारे पास चेन ऑफ कमांड हो जाता है। 4th एलिमेंट देखते हैं हमारे पास है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितने लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। How many employees can manager efficiently and effectively manage, that is span of control। यहाँ पे डन लिखा हुआ है, इसको डैट कर लीजिएगा कि कितने एम्प्लॉय जो है मैनेजर मौसर तरीके से और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ट्रेडिशनली व्यू वाज दैट मैनेजर कुड नॉट एंड शुड नॉट सुपरवाइज मोर देन 5 और 6 सबऑर्डिनेट। रवायती तौर पे कहा जाता है किसी भी मैनेजर को नहीं करना चाहिए 5 या 6 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि अपने अंडर जो एम्प्लॉई हैं 5 या 6 से ज़्यादा जो है उनको कंट्रोल या मैनेज नहीं करना चाहिए, मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाएगा। लाइक अगर हम क्लास में बात करें, एक टीचर को आई थिंक सो कि 25 से 30 स्टूडेंट से ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं देने चाहिए, उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन हमारी क्लासेज में 50, 60, 70, 80 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जिनको एक टीचर मैनेज कर रहा होता है। टुडे देयर इज़ नो मैजिक नंबर, लेकिन आज के दौर में कोई मैजिक नंबर नहीं है। हाउ मैनी एम्प्लॉय मैनेजर कैन सुपरवाइज डिपेंड ऑन इट्स स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर सकता है, उस पर निगरानी रख सकता है, ये डिपेंड करता है मैनेजर की स्किल के ऊपर और एबिलिटी के ऊपर।
टेक्नोलॉजी आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सुपरविजन नाउ डे। टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है आज के दौर में सुपरविजन के लिए। मिसाल के तौर पे कि मैनेजर अपने ऑफिस में बैठा है और बाहर 40-50 एम्प्लॉई अपना काम कर रहे हैं, तो वो सीसीटीवी के थ्रू उन पर निगरानी कर सकता है कि कौन अपना काम ठीक कर रहा है, कौन अपना काम ठीक नहीं कर रहा। तो आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने ये काम बड़ा आसान कर दिया। इस स्लाइड में थोड़े से स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, कवर अप हो जाएंगी। हम पांचवा देखते हैं एलिमेंट कौन सा है, वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, ये कौन से अनासिर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है। अब सेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या है? डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम टॉप मैनेजर मेक की डिसीजन। ये एक हद है जिसमें जितनी भी फैसले होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो कॉन्सेंट्रेट की जाती है कि जो अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंगे। इन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम टॉप मैनेजर मेक की डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के अंदर जो टॉप मैनेजर होते हैं, लाइक डायरेक्टर होते हैं, सीईओज वगैरह होते हैं, एग्जेक्टिव पोजीशन पे जो लोग होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैसले कर रहे होते हैं और उनके डिसीजन के बगैर कोई और कदम नहीं उठा सकता। एक और हमारे पास तरीकाकार है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉय प्रोवाइड इनपुट और लेट देम पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। किस हद तक जो हमारे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉई हैं वो अपनी इनपुट दे सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। टुडे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट। आज का दौर एम्पावरमेंट का है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फैसला करने की ताकत दें कि वो फैसला कर सकें। तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फैसले करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और उनकी भी सजेशन ली जाती हैं। ये हमारे पास पांचवा एलिमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन का। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, सॉरी छठा जो है वो है फॉर्मलाइजेशन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का। अब ये फॉर्मलाइजेशन क्या होती है हम ये देख लेते हैं। फॉर्मलाइजेशन रेफर टू हाउ स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आर एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर। मीन्स के कितना स्टैंडर्डाइज किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को, कितना रूल्स और रेगुलेशन के तहत किया गया है कि एक अच्छा निज़ाम, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक लेवल बनाया गया है कि हम इनको गाइड करेंगे और इन रूल को फॉलो करेंगे। इन हाईली फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड क्लियर डिफाइंड प्रोसीजर ऑफ डूइंग वर्क। अब जितना ज़्यादा अब हम यही कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन तफसील जो है वो डिटेल में और क्लियर बताई जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के रूल असूल जो है वो पूरे बताए जाएंगे और किस तरह से काम करना है वो प्रोसीजर जो है अच्छे से बताए जाएंगे। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिसमें एम्प्लॉई का बिहेवियर गाइड किया जाएगा, वो फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगी और जिसमें ऐसा नहीं होगा वो फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 एलिमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हमने कैसे करनी है ताकि उसका स्ट्रक्चर बना सकें और उसको रनिंग में लेके आ सकें। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Types of Organization Structure। हम एग्जाम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ढांचों की कि किस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिशनल, फिर उसके आगे बहुत सारी उसकी कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है मोर कंटेम्प्रेरी वंस, ठीक है, जो आज के रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं स्ट्रक्चर, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोनों को देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होते हैं, प्लान होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये रवायती हैं, पुराने हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, सादा ढांचा ऑर्गेनाइजेशन का। एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन विद लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिज़ाइन है जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत कम है, मीन्स के इतने खास ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल,
एक जो मैनेजर है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कि एक सुपरवाइज़र जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजर के पास है, मीन जो कंपनी का ओनर होगा या जो सीईओ या डायरेक्टर होगा वही सारे डिसीजन ले रहा होगा। एंड लिटर फॉर्मलाइजेशन, ज़्यादा कोई ख़ास रूल्स वगैरह या प्रोसीजर वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे, चंद एक रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। हाउएवर मोस्ट कंपनी डोंट रिमेन सिंपल स्ट्रक्चर, टेंड टू बिकम मोर स्पेशलाइज एंड फॉर्मलाइज। लेकिन बात यह है कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं रह सकती, जैसे जैसे वो तरक्की करती हैं, आगे बढ़ती हैं, वो टेंड करती हैं टू बिकम मोर स्पेशलाइज, के उस पर स्पेशलाइजेशन हो, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, फॉर्मलाइज सिस्टम हो, रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए, तो इस तरफ वो बनने को स्टार्ट कर देती हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब कंपनी स्टार्ट होती है तो सिंपल स्ट्रक्चर के तौर पे स्टार्ट होती है और ऐसा ऐसा वो अपने आप को स्पेशलाइज और फॉर्मलाइज तरीके में ले आना स्टार्ट कर देती है। तो पहला जो हमारे पास टाइप है ट्रेडिशनल की वो ये है। दूसरी हमारे पास है फंक्शनल स्ट्रक्चर, an organizational design that groups similar or related occupational specialty. You can say this structure is functional departmentalization. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है जिसमें हम ग्रुप बना देते हैं सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज़, कि ऐसा पेशा वराना लोग जिनकी स्पेशलिटी मीन्स के जिनकी आप कह सकते हैं कि स्किल्स या कैपेबिलिटी एक जैसी है, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। यू कैन से आप कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि इसमें डिपार्टमेंट भी हैं और एक जैसे स्पेशलाइज लोग जो हैं एक जगह पे काम कर रहे होते हैं। Organization is divided into smaller group based on specialized functional areas such as IT, finance और marketing. Organization जो है वो डिवाइड कर दी जाती है स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एरिया, कि उन जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्पेशलाइजेशन किस में है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, आईटी में है, जिसमें भी है तो उनकी एक ग्रुप बना के उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक किस्म का इस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज लोग भी हैं और डिपार्टमेंटलाइजेशन भी उनकी की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है जिसमें बिजनेस के यूनिट को अलग अलग बनाया गया है। डिवीजन मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर हिज और हर यूनिट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस। अब जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया गया है तो हर डिवीजन का एक मैनेजर होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो रिस्पॉन्सिबल है उस डिवीजन की परफॉर्मेंस के लिए, और जो भी वहाँ पे डिसीजन लेने हैं वो उसका भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ईच डिवीजन कंटेन ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंक्शन विद इन इट्स टू सपोर्ट एंड प्रोडक्ट लाइन। हर डिवीजन के अंदर जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज होंगे, ज़रूरियाती वसाइल होंगे या जो भी फंक्शंस होंगे सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट लाइन को, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। मीन्स के जो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, जिस स्पेशलाइजेशन के एम्प्लॉयज़ चाहिए हर डिवीजन में मौजूद होगा। इसकी बड़ी एग्जांपल आपके पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि यूनिलीवर है, वो सनसिल्क शैम्पू बनाती है, वो लाइफ बॉय शैम्पू बनाती है, वो क्लियर शैम्पू बनाती है। अब वो अपने डिवीजन, हर प्रोडक्ट की एक अलग डिवीजन बना लेती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक एक कंपनी का ओनर है, नीचे डिफरेंट डिवीजन ही प्रोडक्ट हैं उनके, ठीक है। एक प्रोडक्ट एक बना रहा है, उसमें R&D भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है। दूसरा डिवीजन प्रोडक्ट वाई का है, उसमें भी सेम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस है। तीसरा डिवीजन प्रोडक्ट जेड है, R&D, मार्केटिंग, फाइनेंस। कि एक कंपनी 3 प्रोडक्ट सपोज करे बनाती है तो उन्होंने तीनों का अलग अलग डिवीजन बनाया हुआ है और हर डिवीजन के ऊपर एक मैनेजर भी है और फिर वो उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो जो डिपार्टमेंटलाइज या स्पेशलाइज लोग उनको चाहिए वो हर डिवीजन में मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का तीसरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन आप कह सकते हैं हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। कंटेम्परेरी कहते हैं रिसेंट को। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन है, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो यूज़ हो रहे हैं, ये अब उनकी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो हमारे पास है वो है टीम स्ट्रक्चर। An organizational structure in which entire organization is made up of team or work group. Employees are more involved and empowered, reduce barriers among functional area. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा, जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टीम बनी हुई होती है, ग्रुप बना हुआ होता है वर्क का, ठीक है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हर काम के अंदर, कोई रुकावटें नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं वो आपस में मर्ज होके एक टीम होके
काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर लेस हिरारिकल एंड दे हैव फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड रिफोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हिरार्की कोई दर्जा बंदी नहीं होती सही तरीके से, क्योंकि एज अ टीम काम कर रहे हैं तो खास दर्जा बंदी इसमें नहीं होती। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लचक होती है इसमें, डिसीजन ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, कोई फिक्स बात नहीं होती, ठीक है। इस तरह से एम्प्लॉय कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं तो कोई इतना इशू नहीं होता। ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, टीम वर्क के साथ। नो क्लियर चेन ऑफ कमांड, प्रेशर ऑन टीम टू परफॉर्म। क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं होती। अब जैसे कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक टीम के तौर पे काम कर रही है, तो चेन ऑफ कमांड किसके पास है, कौन हुक्म चलाएगा, टीम बराबर लेवल की है, एक ना एक को तो मैनेजर बनना पड़ेगा। तो इसमें ये ज़रा इशू आ जाता है कि किसको लीडर चुना जाए। तो प्रेशर होता है टीम के ऊपर कि परफॉर्म करना, क्योंकि सब पे बराबर की जिम्मेदारी आ जाती है। दूसरा हमारे पास है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स कहते हैं जाल को, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट बट रिटर्न बैक टू देयर एरिया व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है जिसमें असाइन किए जाते हैं स्पेशलिस्ट, कि अपनी अपनी फील्ड के जो स्पेशलाइज लोग होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट या फंक्शनल एरिया से, उनको एक प्रोजेक्ट के लिए जमा कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं वापस वो अपनी जगहों पे जहाँ से वो आए हुए होते हैं वहाँ पे वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट और टास्क टीम एस्टैब्लिश टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट माइट इंक्लूड इंजीनियर्स एंड डिज़ाइन स्पेशलिस्ट एज वेल एज दोज विद मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल एंड प्रोडक्शन स्किल। मिसाल के तौर पे कि एक प्रोजेक्ट आया है, एक टास्क हमारे पास आया है कि हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो इसमें हम इंजीनियर्स को बुला सकते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन स्पेशलिस्ट होंगे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाने के लिए या ग्राफिक बनाने के लिए उनको बुलाया जा सकता है, एज वेल एज दोज मार्केटिंग वाली टीम को ताकि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के बारे में बता सके, फाइनेंशियल पर्सनल के बता सके कितना बजट है, कितना पैसा लगेगा इस तरह बनाने में वगैरह वगैरह, और प्रोडक्शन स्किल्स वालों को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगहों से लोगों को बुलाया जाता है, एक और स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, फास्ट डिसीजन मेकिंग बट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, ठीक है, कि सारे लोग आए हुए हैं, लचक है इसके अंदर, हर डिपार्टमेंट से लोग हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल के अंदर हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई अपनी राय दे रहा होता है, कोई खास चेन ऑफ कमांड नहीं होती, तो ये इशू बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारे पास आखिरी है बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये काफ़ी हद तक मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर है उससे मिलता है, ठीक है। अ स्ट्रक्चर दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया दैट हैव कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर ऑन वेरियस प्रोडक्ट। अब इसमें और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है? ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा ढांचा है जिसमें असाइन किए जाते हैं स्पेशली डिफरेंट फंक्शनल या डिपार्टमेंटल एरिया से, लेकिन वो कंटिन्यू करते हैं अपना काम उस जगह पे रह के, वो वापस अपने एरियाज़ में नहीं जाते उनको, यानी कि जिन एरियाज से उनको लिया गया है अब उनकी ही एक टीम बना के एक ढांचा बना दिया गया है जो वेरियस प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है। इनमें एक ही तरह की टीम बनी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, इंजीनियर सब मिले हुए होते हैं और सारे मिलके काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। लास्ट हमारे पास है बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। ये ऑलमोस्ट इंटरनेट पे काम करते हैं, वर्चुअल स्ट्रक्चर इनका होता है। इसके बारे में भी हम रीड कर लेते हैं कि कहते क्या हैं। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड स्पेसिफिकली बाय द लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वर्चुअल एंड नेटवर्क टाइप organization consists of temporary and hired people, utilize talent whenever it's found, lack of control। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई हदबंदी नहीं होती, ये डिफाइन की जाती है स्पेसिकली बाय द लैक ऑफ स्ट्रक्चर के, इसमें ढांचा जो होता है वो उसकी कमी होती है। इंक्लूड वर्चुअल एंड नेटवर्क टाइप ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वो वर्चुअल ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, इंटरनेट से लिए जाते हैं और इनका एक जाल बना दिया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ टेम्परेरी हायर्ड पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आप कह सकते हैं उसमें जितने भी लोग होते हैं, जो मुश्तमिल लोग होते हैं वो हायर किए जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट उनकी जॉब नहीं होती। यूटिलाइज टैलेंट वेयर इट्स फाउंड, टैलेंट को यूटिलाइज किया जाता है जहाँ से भी मिल जाता है ऑनलाइन आपको।
इस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में के कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, इंटरनेट में बैठे हैं, तो आप उनकी बिहेवियर को, उनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ रूल्स लगा सकते हैं आप उन पे, लेकिन सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक और डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, वो दूसरी डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, तो इस पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जिसमें हमने टेम्परेरी देखे और कंटेम्परेरी देखे, रिसेंट देखे, एक ट्रेडिशनल स्टोरी देखे हमने, दूसरे कंटेम्परेरी देखे कि कौन कौन सा, एक रवायती और एक रिसेंट इस्तेमाल होने वाले। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। यहीं पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं स्लाइड्स को, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।